तो मैं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के लगभग नतीजे आ गए हैं और 4 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत की और चौका लगाया है। इसी कड़ी में आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस समय जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यालय राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की जीत से उत्साहित कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सभी के जयकारे वहां पर लग रहे हैं और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ वहां से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में अब की बार जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा था, वहां पर अब की बार 53.30% मतदान हुआ था, जो कि 45 साल बाद इतना ज्यादा वहां पर मतदान हुआ। और 18 साल बाद, यानी कि 2003 के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बाद कोई एक और मुख्यमंत्री आया है 18 साल बाद, जो दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ है। इन्हीं सभी चीजों से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे और आगे आकर अब वो क्या करेंगे, क्या नई दिशा उत्तर प्रदेश को देनी है और उत्तर प्रदेश की वजह से देश को देनी है, उस पर अपनी बात प्रेस वार्ता में साझा करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी उपयोगी साबित हुए।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एवन संवाददाता निकेत तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निकेत, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से बीजेपी ने जीत का चौका एक तरीके से लगाया विधानसभा चुनाव के इन परिणामों में, और सुबह से ही जब से हमने रुझान आने शुरू हुए तब से इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे, और जैसे जैसे ये रुझान आते गए वैसे वैसे बीजेपी का जीत का चौका लगना तय हो गया था। क्या कुछ और कहना चाहेंगे, कितना उत्साह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है? देखिए उमंग, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं 10 माइल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिस तरह से रुझान सामने आ रहे थे, उसके बाद से ही तमाम कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में एकजुट हो गए और विनय हमारे के साथ जो जोश जो उल्लास देखने को मिल रहा है पार्टी के जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं जो जीत है वो दर्द होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 4 सीट की बात करते हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो 30 सीट 63 के साथ बढ़त है। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं एहसास होता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यकीनन तौर पर अगर बात किया कार्यकर्ता और जो नेता है उनमें कहीं उत्साह उल्लास देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इतिहास एक बार कहीं ना कहीं रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश में लिखने जा रहे हैं। ऐसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री के शपथ लेते हैं तो पहले से मुख्यमंत्री दूसरी बार कार्यकाल अपना पूरा करते हैं। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक इतिहास लिखा जाना है जैसे देश के नतीजों में, तो अब तरह से बढ़त चल रही है। तो यकीनन तौर साफ होता नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल अनिकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सभी जगह बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनाया। और विशेष तौर पर अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो 45 साल बाद सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ 53.30%, और 18 साल बाद यानी कि 2003 के बाद में कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता पर काबिज हुआ है। और करीब 1,02,000 वोटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से जीत दर्ज की है। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की जोड़ी एक बार फिर से हिट साबित हुई है।
उत्तर प्रदेश में योगी को ही एक बार फिर से सबने उपयोगी मानते हुए बीजेपी को जीत की ओर अग्रसर किया। तो आपको बता दें कि चारों राज्यों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जीत का चौका लगाया है। पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत यहां पर हासिल किया है। और अगर पांचों राज्यों की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। कई बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस महासचिव और बीजेपी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने, हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूमी हैं। कई यात्राएं उन्होंने की, जनसभाएं उन्होंने की, लड़की हूं लड़ सकती हूं का उन्होंने नारा दिया। लेकिन उसके बाद भी मात्र 2 सीटों पर ही सिमट कर कांग्रेस रह गई उत्तर प्रदेश के अंदर। गोवा की अगर बात करें तो वहां जरूर 12 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 18 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन पंजाब में आपको बता दें कि जो एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आपसी फूट के कारण कांग्रेस का वहां पर भी बंटाधार हो गया। और बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में भी कांग्रेस ने कोई, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो कांग्रेस के तमाम वादों, दावों और घोषणाओं के बावजूद जनता ने, पांचों राज्यों की जनता ने कांग्रेस को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नकार दिया है। अब कांग्रेस को एक बार फिर से एक, हम कह सकते हैं कि अवलोकन की जरूरत है। इस चीज की जरूरत है कि आखिर हार किस प्रकार हुई, हार के कारणों को जानने की जरूरत है और कहां पर या फिर कौन कमजोर कड़ी साबित हुआ, इसको पहचानने की जरूरत है। हालांकि उत्तराखंड में विशेष तौर पर काफी दावे किए जा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उत्तराखंड के दिग्गज नेता हरीश रावत जी की तरफ से, लेकिन वो खुद लालकुआं सीट से हार गए। खैर, पांचों राज्यों में से 4 राज्य में बीजेपी ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है, जीत का चौका लगाया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में, उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। तो वही इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से एवं संवाददाता यशराज हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। यशराज, जानना चाहेंगे पांचों विधानसभा चुनावों के इस परिणामों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। हालांकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की विशेष तौर पर बात करें तो कई वादे और दावे किए गए, लेकिन अपने ही दावों और वादों पर खरा नहीं उतर पाई। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें, 4 राज्यों में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हुई है और विशेष तौर पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी को सबसे आखिरी में मुख्यमंत्री बनाया गया था। बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रेशर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने अपने आला कमान के निर्णय को सही साबित करते हुए उत्तराखंड में बीजेपी को जीत दिलाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मन, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 2 मुख्यमंत्री चेंज होने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी ने वह कमाल कर दिखाया जिसे उत्तराखंड में ऐसा सोचा भी नहीं गया था कि इस बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन मैं पुष्कर सिंह धामी ने जो कमाल करके दिखाया, इससे जरूर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली केंद्र में बैठे हो चाहे वो राज्य के शीर्ष नेतृत्व हैं, जरूर पुष्कर सिंह धामी के इस नेतृत्व से बहुत खुश होंगे। और वो उन्हें बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तो अपने क्षेत्र से हार मिल गई, लेकिन बावजूद वो अपने हार के पार्टी को जिता दिए। उमंग जी बिल्कुल यशराज, और कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से तमाम कयास लगाए जा रहे थे उत्तराखंड के अंदर, भले ही बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी ताल ठोकने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन जिस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं, भले ही वो बीजेपी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अजय कोठियाल हो, इन तमाम लोगों को, और न सिर्फ उत्तराखंड की अगर हम बात करें बल्कि अगर हम पंजाब की भी बात करें, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चिन्नी जो मुख्यमंत्री हैं, प्रकाश बादल, सुखबीर बादल, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, और ये तमाम ऐसे नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज माने जाते थे, अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज माने जाते थे, लेकिन इन सभी को हार का सामना करना पड़ा। क्या संदेश ये हार देती है? जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 उमंग, बोला जाए।
जी बिल्कुल। सवाल ये था कि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया और हमने भी देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भले ही राज्य में बीजेपी को जीत दिला दी हो, लेकिन वो अपनी सीट से हार गए हैं। और इसी नामों की कड़ी में अगर हम आगे बढ़े तो उत्तराखंड से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार, दिग्गज कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल हो, और तमाम अगर इन पांचों राज्यों के बड़े और दिग्गज नेताओं की बात करें, अमरिंदर सिंह की, चरणजीत सिंह चन्नी की, प्रकाश बादल की, सुखबीर बादल की, विक्रमजीत सिंह मजीठिया की, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम दिग्गज कहलाए जाते हैं, लेकिन इन सभी को हार मिली है। इस हार का क्या संदेश यहां पर जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और नेतृत्व पर ही चुनाव उत्तराखंड में लड़ा गया था। संदेश भी था युवा मुख्यमंत्री, युवा उत्तराखंड को चाहिए युवा मुख्यमंत्री, और इसी नारे पर चुनाव लड़ा गया था उत्तराखंड में जी। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को करारी हार मिली है। हार के विषय में यदि विश्लेषण किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक ही 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्रियों का चेंज होना भी इसकी बहुत बड़ी वजह बन सकती है जी। साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी भाजपा में आयोजित किया गया था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी वहां पर शरीक हुए थे, और साथ ही पुष्कर सिंह धामी से जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा यह तो शीर्ष नेतृत्व पार्टी ही इस पर चर्चा करेगी, इस विषय की, पार्टी के विषय की यह बात है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। यूं तो जब उनसे पूछा गया कि आपसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जिसके कारण से आपको चुनाव हारना पड़ा, आप अपने क्षेत्र से ही चुनाव हार गए, तो वो कुछ कहने से बच रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी ने इतना जरूर कहा कि वो अपने तरफ से जनता को बहुत कुछ दिए थे और उनके वादे जितने भी हैं वो जरूर भाजपा के सरकार में आने वाले कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी काफी दम्भ भरा था चुनाव जीतने का। उन्होंने यहां तक कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कह दिया था कि भाजपा 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है यह गणेश गोदियाल अपने लिए ही यह बातें कह रहे थे। तो बिल्कुल अभी यह देखना भी जरूर सही होगा कि किस वजह से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे। हरीश रावत, चूंकि हरीश रावत लालकुआं से भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से, किन कारणों से ये चुनाव हार गए, हरीश रावत भी इससे बोलने से, मैंने उनसे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो इससे बार बार बचते हुए नजर आए जी। जहां तक बात रही कर्नल कोटियाल की, तो कर्नल कोटियाल चूंकि उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, चूंकि उत्तराखंड में सैनिक बहुल क्षेत्र भी है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कर्नल कोटियाल, चूंकि वो सेना से रिलेटेड व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया गया था। लेकिन जादू किसी का नहीं चल पाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में भाजपा दोबारा वापस आ गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक का यह रिकॉर्ड बना है कि कोई भी पार्टी लगातार 2 टर्म तक सरकार नहीं बना पाती है। इसी को लेकर भाजपा अपने आप में खुश है, और भाजपा के अंदर यह जरूर चर्चा का विषय बना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो पुष्कर सिंह धामी ही थे। क्या मुख्यमंत्री पद का फिर से वही चेहरा बनेंगे या कोई नया मुख्यमंत्री बदलेंगे? साथ ही साथ एक और प्रश्न भी आता है कि यदि नए मुख्यमंत्री कोई बनेंगे तो वो किस उम्र के होंगे? क्या वो युवा मुख्यमंत्री होंगे या कोई बुजुर्ग मुख्यमंत्री होंगे? सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को ही नेतृत्व मिल सकता है। आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जा रहा था कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कि उत्तराखंड में जिस भरोसे से आप लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार को, भाजपा को जीत दिलाई है, आपका इस विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री पद का जरूर जिसे आप लोग पसंद करते हैं उसे ही चेहरा घोषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका यह शब्द जरूर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन यशराज, यहाँ पर एक बात, और या फिर यूं कहे कि एक सवाल यहाँ निकल कर आता है कि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो जरूर पुष्कर सिंह धामी बन सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस वार्ता में इस प्रकार के संकेत मिले हैं, लेकिन अगर जनता मुख्यमंत्री पद के रूप में उन्हें ही पसंद कर रही है तो क्या कारण रहा कि उनको ही जनता ने हरा दिया? क्या इसका मतलब ये नहीं निकाल सकते कि उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर वोट पड़े? क्योंकि अगर हम देखें
देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत ने भी कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई होने के बावजूद समाज की भलाई और सामाजिकता किसे कहते हैं। लोग भाजपा जिंदाबाद के नारे कैसे लगा रहे हैं और हमारे में क्या कमी रह गई जो हम हार गए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीकों से प्रचार प्रसार के अंदर कई बातें बोली गई थी विपक्ष के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीती है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी हारे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है बीजेपी की? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाह रहा हूं कि भाजपा के ऊपर बार बार महंगाई, बेरोजगारी का आरोप लगाया जा रहा था, साथ ही साथ भू कानून का भी आरोप लगाया जा रहा था। भाजपा लगातार इन सभी आरोपों को खारिज करते जा रही थी। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ने के पीछे का बहुत बड़ा मुद्दा एक कोरोना भी बनता है, साथ ही साथ यदि पेट्रोल डीजल के दाम उतने भी अभी नहीं बढ़े हैं। भाजपा ने बार बार महंगाई के मुद्दे को नकारा है और जब उनसे भाजपा से आज यह प्रश्न पूछा गया तो भाजपा ने यह कहा कि बिल्कुल उनका जो मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी यह और पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा, तो उन्होंने पलायन को रोका है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस के ऊपर अब किसी को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस 70 साल से जो राज की है तो अब भरोसा कांग्रेस से उठ चुका है। जितना विकास भारत देश का होना चाहिए या उत्तराखंड राज्य का होना चाहिए उतना विकास उत्तराखंड राज्य का नहीं हुआ है। यहां तक कि साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग राज्य घोषित हो रहा था तो कांग्रेस के ही आला कमान के द्वारा यह कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब भू कानून के विषय में कहा गया था तो भू कानून के विषय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मिलकर भू कानून में जो कुछ ट्रबल, जो परेशानी हो रही थी उसे भी सॉल्व करने का प्रयास किया और कुछ हद तक सॉल्व भी किया। बिल्कुल जनता इन सब चीजों को देख रही है। सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस जरूर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस का हमेशा से एक ही प्रहार था, एक जगह ही प्रहार किया जा रहा था, वह था महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल का मुद्दा, डीजल का मुद्दा और सरसों तेल का मुद्दा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि यह महंगाई के मुद्दे को जनता ने दरकिनार किया और जनता ने भरोसेमंद कही जाने वाली एक सरकार भाजपा को बहुमत दिया है, ऐसा भाजपा के कहना है। जी बिल्कुल यशराज। और यहाँ पर अगर हम देखें विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ में कांग्रेस में शामिल हो गए और कई नेताओं ने चुनावों के बाद में बीजेपी के आला कमान पर हम कह सकते हैं आरोप लगाया था कि हमें हराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अगर आज की हम प्रेस वार्ता सुने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की, वो एक इशारा है पंजाब के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए भी। उन्होंने ये कहा कि हम सबको ये सोचना होगा कि हम वो पेड़ तो नहीं काट रहे जिस पेड़ पर हम सब बैठे हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा में सब नेताओं को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि हम खुद की मदद करने के लिए दूसरी पार्टियों को मजबूत तो नहीं कर रहे। ये इशारा है जो आपसी फूट है। हालांकि हर राज्य में कांग्रेस इस चीज से मना करती रही कि नहीं, आपस में किसी में कोई फूट नहीं है, सब एकजुट है पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन हमने पंजाब में देखा, हमने उत्तराखंड में विशेष तौर पर हमने देखा और इसी बात की ओर इशारा आज अपनी प्रेस वार्ता में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा है। तो नेताओं का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का इस प्रकार का प्रदर्शन, कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात और जो चुनावों से पहले हमने आपसी सर फटोवल देखा, क्या लगता है आपको कि एक बड़ी वजह रही कांग्रेस की हार की? जी यशराज सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, हाँ जी, अंत में आप लास्ट वाला प्रश्न करेंगे क्या? जी बिल्कुल। आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हम सभी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को ये मंथन करना होगा कि आपसी प्रतिस्पर्धा में अपनी अपनी बात ऊपर रखने में, अपना अपना वजूद दिखाने के चक्कर में क्या हम उसी पेड़ को काट तो नहीं रहे जिस पर हम बैठे हैं। इसका मंथन, आत्ममंथन सभी नेताओं को करना होगा। और ये उस और इशारा है, चुनावों से पहले उत्तराखंड में हमने कांग्रेस में देखा, पंजाब में हमने देखा। क्या ये एक प्रमुख वजह हम मान सकते हैं कांग्रेस की इस हार की? जी बिल्कुल। जब धरातल पर पड़ताल किया गया, जब इससे पहले भी जनता के बीच जाया जा रहा था, तो एक ही प्रश्न उठता था प्रत्येक जनता से कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए, हमें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो सिर्फ एक व्यक्ति का पार्टी ना हो, एक व्यक्ति की सरकार ना हो। बिल्कुल यह शुरू से देखा गया है कि कांग्रेस एक व्यक्ति की ही पार्टी रही है और भाजपा लगातार इस पर आघात करते जा रही है कि कांग्रेस में सिर्फ एक व्यक्ति, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की ही पूछ होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है।
यदि बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई भी राजनीतिक करियर उनके पिता का या उनके किसी परिवार का नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाते हुए मुख्यमंत्री भी घोषित किया था। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब जनता के बीच जाया जा रहा था तो वहां पर यह बात बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा था। साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला ने बिल्कुल सही कहा। आज भाजपा के सांसद, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी कहा कि कांग्रेस को अपने विषय में सोचना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी सीमित होकर रह गई है, वह सिर्फ आरोप लगाना जानती है, वह सिर्फ भारत के खिलाफ जाते रहती है। अब उन्होंने आगे कहा कि धारा 370 हटाने की बात जो कांग्रेस कह रही है, यह बिल्कुल गलत बात है। और बिल्कुल जब इसको धरातल पर जाकर इसकी जमीनी पड़ताल की गई तो जो कांग्रेस के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो धारा 370 हटाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भाजपा लागू करना चाहती है, कांग्रेस इसमें बहुत बड़ा अवरोधक बनकर आ रही है। तो जब धरातल पर चला गया, जब लोगों से मिला गया, तो लोगों ने कहा कि जी वो जो बिल्कुल यशराज, मैं बीच में आपको माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगा। इस समय आप हमारे साथ बने रहिए। सीधी तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं। होली से बहुत पहले होली का उत्सव बीजेपी कार्यालय में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ता एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, होली से पहले होली मनाते हुए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं भगवा का रंग बिखेरते हुए यहां पर देखे जा रहे हैं। जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के नेता एक मंच पर खड़े होकर सभी कार्यकर्ताओं का, जनताओं का अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, आभार जता रहे हैं इस जीत के लिए। लखनऊ में जीत के जश्न के ये नजारे देखे जा सकते हैं। बीजेपी ने जीत का चौका 4 राज्यों में मारा है और कहीं ना कहीं इस जीत के पीछे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं की बातों को अगर सुने, जो चुनावों से पहले उन्होंने कही, हर जनसभा में कही कि ये बीजेपी का विकास है जिसने उन्हें आज इस जीत के दरवाजे पर पहुंचाया है। जी यशराज, बीजेपी के जीत के जश्न में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा नजारा उत्तर प्रदेश का है उससे कहीं भी कम नजारा उत्तराखंड का नहीं है। उत्तराखंड में प्रदेश कार्यालय में बहुत जश्न मनाया जा रहा है, लोगों के द्वारा रंग गुलालें उड़ाई जा रही हैं। लगता है कि आज ही होली मनाया जा रहा है भाजपा कार्यालय में। सभी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। दूर दूर से कार्यकर्ता एकत्रित होकर मिठाइयां बांट रहे हैं। काफी जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उत्तराखंड में अभी देखा जा रहा है। नाच गाने, ढोल नगाड़े काफी ज्यादा बज रहे हैं। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को के इस बीजेपी अपने इस जीत की सराहना बिल्कुल कार्यकर्ताओं को ही सर पर दे रही है। वो कहती है कि यह हमारी जीत नहीं, यह कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं के बल पर ही बीजेपी ने इतना बड़ा सीट वापस लाया है, जो पूर्ण बहुमत की एक सीट होती है। बीजेपी ने इस आंकड़ा को पार किया है और कार्यकर्ता का उन्होंने पूर्ण धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता यदि नहीं होते तो आज बीजेपी इतने अच्छे स्तर तक, इतने अच्छे अंक तक नहीं पहुंच पाती। गणेश गोदियाल ने पहले भी कहा था कि बीजेपी, और हरीश रावत ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। तो इसी पर तंज कसते हुए कहा था कि आज कहा गया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कि भारतीय जनता पार्टी ने तो दहाई का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं से भी उत्तराखंड में अपना अस्तित्व बचाते हुए भी नजर नहीं आ रही है। यदि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो वो आगामी 5 साल क्या 10 साल में भी वो कहीं से भी धरातल पर नजर नहीं आएगी। जी उमंग। जी बिल्कुल यशराज, और जिस प्रकार से आपने कहा यही जश्न का माहौल उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। एक वापस से अपने पुराने सवाल पर आता हूं यशराज, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से तो हार गए हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि आपने जिसको देखते हुए उत्तराखंड में बीजेपी को जीत दिलाई है, आपकी आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। क्या हम ये मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट से हारी थी, उसके बाद उनके लिए एक सीट खाली की गई, अगर पुष्कर सिंह धामी को ही वापस मुख्यमंत्री बनाते तो इसी प्रकार का कुछ हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी नजारा देखा जा सकता है? जी उमंग, बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के चुनाव का नजरिया बिल्कुल अलग है। मैं बताना चाह रहा हूं कि यही प्रश्न कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी और सारी दलों से बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति शीर्ष नहीं होता है, वहां पर एक दल पूरे दल मिलकर के काम करते हैं। पहले यह जो जाएगी, यह एक बोर्ड में बैठक होगी, किसे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए। जनता चूंकि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर वोट दी है तो बिल्कुल इनको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन फिर भी यह कहना अभी असंभव है कि एक सीट खाली करा करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वहां से जिता करके वहां से फिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा, ऐसा कहना मुश्किल है। यह शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी, बैठक होगी, मंथन होगी, उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करते हैं उसी के आधार पर मुख्यमंत्री पद का चयन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके लिए सहमति जता दी। उन्होंने भी कहा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, वो उत्तराखंड से भी शीर्ष नेतृत्व जाएंगे और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व दोनों मिलकर के जो फैसला करेंगे उन्हीं फैसलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मान करेंगे। और यदि इन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलती है तो वो इसे सहज स्वीकार करेंगे, और यदि इन्हें कुर्सी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, ये फिर से अपने उचित रणनीति के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से थे, रहेंगे। जी बिल्कुल यशराज, और एक सवाल यहाँ पर विशेष तौर पर यह भी बनता है, जिस प्रकार से विपक्ष ने बीजेपी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उनसे पहले आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तीरथ सिंह रावत जी की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मखौल बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी अपने 3-3 मुख्यमंत्री बार बार बदल रही है उसे विश्वास ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बीजेपी को संभाल सकता है उत्तराखंड में, और तमाम तरह की बातें की गई कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, विकास के कोई कार्य नहीं किए गए, बेरोजगारी का मुद्दा उठा, पलायन का मुद्दा उठा, और तमाम ऐसे मुद्दे जो इन विधानसभा चुनावों में देखे गए। क्या लगता है आपको कि ऐसी वो क्या खास वजह रही जो बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, जनता ने इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए बीजेपी को जीत की ओर अग्रसर किया? जी उमंग जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी मुद्दे उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो मुद्दे हो पलायन का, चाहे वो भू कानून का, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बिल्कुल उत्तराखंड के लोगों ने इन सारे तमाम मुद्दे को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। बिल्कुल कहीं ना कहीं यह जरूर दर्शाता है भारत माता की वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी आज पूरे देश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में प्रचंड आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से ने अपना आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का अध्यक्ष जी का माननीय गृहणी और अपने उन सभी ने हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में वापस लाने में सफल रही। उत्तर प्रदेश देश की आजादी का सबसे इस कारण इस रूप से थी। आज भारतीय
में और जिनके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोग बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार 7 चरणों में हुए उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के साथ ही आसमान प्रकार की भयानक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चला। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भयानक प्रचार को दरकिनार करते हुए पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड आप सबको मैं भारत निर्वाचन आयोग को पूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद दे। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। जैसे धन्यवाद देता हूं। के लिए जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का ही आशीर्वाद है कि आज उत्तर प्रदेश में 18 साल के बाद में कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता पर काबिज हुआ है और 45 साल बाद गोरखपुर सदर सीट जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा था, 45 साल के बाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग वहां पर की गई है। इन नतीजों से निकलने वाले नेतार्थों की प्रासंगिकता इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहली बार इस चुनाव में पूरी तरह नए नेतृत्व के दमखम की परीक्षा का परिणाम भी सामने आया है। आपको बता दें कि अगर इन चुनाव परिणामों की बात करें तो कई ऐसे चेहरे भी मैदान में थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके बाद भी जिन चेहरों ने चुनाव लड़ा है उन चेहरों की साख भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन
और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी इस जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 45 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो इस प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस से एक बार में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों, वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेश वासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के
आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार। भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाना चलाओ, गाना चलाओ, गाना। जय श्री राम। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, योगी और मोदी बहुत उपयोगी। योगी फिर से आ गए, आ गए और छा गए, राम राज्य की कमर नहीं। करी जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता का आभार जताया। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से ब्यूरो हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, किस प्रकार से देखते हैं बीजेपी की इस जीत को? हालांकि विपक्षियों ने तमाम दावे किए थे, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी, हाथरस कांड की छाया इस चुनाव पर जरूर थी, लेकिन उसके बाद भी 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने वापसी की है और क्या जबरदस्त वापसी की है। क्या लगता है आपको? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात यह है निश्चित तौर पर
कि जिन क्षेत्रों में, चाहे वो लखीमपुर हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, इन सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से किसान आंदोलन हो या फिर रेप पीड़ित की घटना हो, इन सब पर जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, उन सभी जगहों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। लखीमपुर की 8 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। हाथरस की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। उन्नाव में हर जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। गोंडा की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। तो ये वो सीटें थी जहां से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। खास तौर पर लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा बना था किसानों को कुचलने का, उस मुद्दे को विपक्ष ने काफी भुनाया और केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिहाई होने के बावजूद जिस तरीके से सरकार को घेरा गया, लेकिन ये प्रचंड जीत बताती है कि जनता ने जिस कदर विश्वास किया है 2014 से भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास अभी भी अटूट है। और दूसरी बात अगर रखी जाए 2017 की, तो 300 पार की जो प्रचंड जीत थी, उतना तो नहीं पहुंच सकी बीजेपी, लेकिन फिर भी 265 के पार पहुंचना अपने आप में एक बड़ी जीत है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी वो भी बेहतरीन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 47 सीटों से फिर से 100 पार होना, 100 के आसपास आना एक अच्छी मेहनत है, अखिलेश यादव की दर्शाती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी जान फूंक दी थी उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों में, उसको देखते हुए ये लगता है कि अखिलेश यादव ने अकेले दम पर काफी अच्छा मोर्चा संभाला, काफी अच्छी रणनीति की, लेकिन फिर भी जीत जिसके राजतिलक जिसका होगा वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। उमंग। बिल्कुल अमरीश, अब जाहिर सी बात है तमाम जो पार्टियां हैं जो अपनी जीत का दावा कर रही थी, भले ही वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हो, खैर अगर उनकी हम बात ना भी करें, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विशेष तौर पर अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कहां पर कमी रह गई? कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस की एकमात्र सीट मुझे लगता है आराधना मिश्रा मोहना की प्रतापगढ़ खास से आई है, रामपुर खास से, और ये एक सीट ऐसी रही कि जिस पर वर्षों से इतिहास रचता चला रहा है। ये लगातार 9वीं बार है जहाँ पे कांग्रेस, पहले प्रमोद तिवारी लगातार 7 बार और ये दूसरी बार आराधना मिश्रा मोहना के रूप में जीत दर्ज की है। हालांकि प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत को वोट बैंक में तब्दील करना, जैसे कि पहले भी हम लोगों की बात हुई थी इस मुद्दे पर कि मेहनत करना, कार्यकर्ताओं को संजो कर रखना और वोट टिकट देने में जो ये बंटवारा था, ये 40% हिस्सेदारी महिलाओं को देना, सिर्फ इससे उत्तर प्रदेश या देश की जनता शायद इसी से सहमत नहीं है। आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के बाद आप जिन उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं उनकी जनता के बीच में कैसी छवि है, ये महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी 4 बार की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, उसकी इस तरीके से हालत होना, इस तरीके से हालत पतली होना, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद मायावती भी इसकी उठानी पड़ेगी उन्हीं को, क्योंकि आज पार्टी हाशिए पर चली गई है और हाशिए पर ही नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई लड़ रही है। पिछली बार 2017 में 19 सीट लेकर कुछ आत्मसम्मान बचाती हुई तो नजर आ रही थी, लेकिन इस बार बिल्कुल एकदम गर्त में चले जाना मायावती के लिए सोचने का विषय है कि आगे आने वाले समय में उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पूरी वोट बैंक पर सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने की है और ये सेंधमारी ऐसी की है कि जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक किसका है और उसका फायदा प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली है कि पिछले विधानसभा चुनावों में अमेठी तो हाथ से निकला ही था, अब रायबरेली भी हाथ से निकल गया है। और क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से पिछली बार जब अमेठी हाथ से निकला था तब राहुल गांधी केरल में गए थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में कुछ कहा था, और ऐसे ही पंजाब में जब चरणजीत सिंह चन्नी के साथ में प्रियंका गांधी खड़ी थी तब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कुछ कहा गया। क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो बहुत सारी चीजें देख रहा था और उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और क्या इन बातों का भी कुछ फर्क पड़ सकता है वोटिंग पर? बिल्कुल, रायबरेली सदर सीट जो कि कांग्रेस की ही सीट मानी जाती थी, अखिलेश सिंह वहां से विधायक हुआ करते थे, 5-6 बार के लगातार विधायक थे, और विधायक बनने के साथ साथ 2017 में जब अखिलेश सिंह नहीं रहे तो अदिति सिंह उनकी सुपुत्री ने चुनाव लड़ा वहां से कांग्रेस की टिकट पर,
और वो भी भारी अंतर से जीती नहीं। लेकिन जैसा जैसा समय बदलता गया अदिति सिंह का लगाव और जुड़ाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आने लगा और गाहे बगाहे हमेशा अदिति सिंह के भी मुंह से ये सुना जाने लगा कि उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आलाकमान ही नहीं सुनता है और आलाकमान अपनी ही चीजों पर रायबरेली और अमेठी क्षेत्र जो कि रायबरेली सोनिया गांधी का गढ़ है, लोकसभा क्षेत्र है। और अगर इस तरीके से जिस तरीके से अदिति सिंह ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आकर इस बार चुनाव लड़ा, जीती हैं, अच्छी मार्जिन से जीती भी हैं, अब ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो सोनिया गांधी के लिए कुछ कठिन होने वाला है। उमंग बिल्कुल आलाकमान की अमरीश आपने बात करी। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता करी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक तो हार को स्वीकारा है, सबसे अच्छी बात है हार को उन्होंने स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कहां हम कमजोर पड़ रहे हैं, कहां पर कमी है। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि एक मार्मिक संदेश उन्होंने तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है कि अब हमें ये सोचना होगा कि क्या हम अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को तो नहीं काट रहे। और साफ तौर पर इशारा आपसी फूट की तरफ था। हालांकि गाहे बेगाहे जब पत्रकारों के द्वारा ऐसे सवाल करे जाते तो इससे इनकार किया जाता था कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। लेकिन उत्तराखंड का नजारा हमने देखा, पंजाब का नजारा हमने देखा, हालांकि उत्तर प्रदेश में यह चीज नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि रणदीप सुरजेवाला क्या कहना चाहते थे? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये 5वां चुनाव उत्तराखंड में था उमंग, और 5वें चुनाव में अभी तक के 4 चुनाव में 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये इतिहास है कि दोबारा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अगर बात रणदीप सुरजेवाला की करें तो उनको अच्छे से पता है कि भीतर गात हो रहा है। और यहाँ पे भी कई ऐसे सदस्यों ने पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में पार्टी छोड़ी है और ये आरोप लगाया है कि वामपंथियों की वजह से अब कांग्रेस पार्टी में वो शासन प्रशासन वाली स्थिति नहीं रही है। आलाकमान शायद ऐसे लोगों के बीच में घिरा हुआ है जो कि शायद सिर्फ ऊपर धरातल की चीजों को समझ नहीं रहा है। और धरातल पर जब तक मजबूत नहीं होंगे, पहले भी जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन है। एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को पता है कि उसे क्या करना है, और ये चीज शायद आज कांग्रेस को नहीं पता है। और कांग्रेस में शायद जो ये ऊपर लेवल के जो नेता हैं उनको नीचे लेवल के बूथ के अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी, सलाह मशविरा करना पड़ेगा। पुरानी पार्टी है उसको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर क्या बात है ऐसी कि सरकार जो है आज पार्टी जो है वो गर्त में जा रही है। और लगातार बैक टू बैक चुनाव हारना चिंतनीय विषय है, सोचने वाला विषय है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ और आगे बढ़ रही है। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, अब वो सरकार दिनों दिन 2014 के बाद 2017, 2019 और ये 2022 अब लगातार सरकार तो बना रही है, साथ ही साथ मजबूत भी हो रही है, अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। और यही एक सबसे बड़ा वजह है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमरीश, और एक बार फिर से अगर आलाकमान की बात करें, संगठन की हम बात करें, अनुशासन की आपने बात कही, और दल बदल की हम बात करें, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो एक हम कह सकते हैं यंग ब्रिगेड थी, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बस एक हम कह सकते हैं सचिन पायलट को छोड़कर बाकी तमाम लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी छोड़ के कोई बड़ा नेता कांग्रेस में नहीं गया। उत्तराखंड में यशपाल आर्य की हम बात कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस दल बदल से भी कुछ खास फर्क यहां पर नहीं पड़ा। कैसे देखते हैं इसको? उमंग, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी को मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे जहां तक मैं राजनीति समझता हूं, उत्तर प्रदेश में तब तक की स्थिति अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छी थी जब तक वो अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे थे। जी जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, उन्होंने अपने साथ साथ अन्य मंत्री धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान को वो लेकर आए साथ ही साथ अपने साथ 17 विधायकों को और लेकर आए। और खास बात इसमें ये रही कि उन सभी 17 में से 17 को टिकट दिया अखिलेश यादव ने। अपने उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने दरकिनार किया जो कि पिछले 5 वर्षों से उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। और ये 17 विधायक जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में आए, ये 17 के 17 स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सभी के सभी चुनाव हार गए हैं।
तो ये चुनाव हारने का जो सिलसिला अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा कि आपने बड़े नेताओं के चक्कर में अपने उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके ये जीत, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ये सोचने वाला विषय है और चिंतनीय विषय है अखिलेश यादव के लिए भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के चक्कर में उन्होंने आज इतनी बड़ी गलती की है। ये लापरवाही ही है कि जहां बड़े नेताओं को आपने टिकट दिया, उनके साथ है, आप बड़े नेताओं को टिकट देते बहुत अच्छी बात है, उनका एक अपना वोट बैंक है, वो नहीं सिद्ध कर पाए एक अलग बात है, लेकिन उनके साथ साथ जो अन्य विधायक आए उनको भी टिकट देकर, जैसे एक ताजा उदाहरण सिंधवारी से ब्रिजेश सिंह का है, वो उनको भी आपने टिकट दिया, वो भी लगातार हारे। तो इस तरीके से जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पार्टियों को ये मिथक तोड़ना पड़ेगा। बड़े चेहरों पर हमेशा विश्वास करने से अच्छा है उन चेहरों पर विश्वास करें जिनकी अपनी क्षेत्रों में पकड़ हो, अपनी क्षेत्रों में जो अपने क्षेत्रों में काम करके जनता के बीच पैठ बनाए हो। बड़े चेहरे क्योंकि 5 साल तक वो लखनऊ में रहते हैं और वो अपने क्षेत्रों में उतना विकास, उतनी चीजों को नहीं देख सकते हैं जितना कि वहां का जो एक लोकल कार्यकर्ता हो वो देख सकता है। उमंग अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं अब आत्ममंथन का हम कह सकते हैं समय आ गया है। कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है उसकी अगर इस प्रकार की हालत होगी तो वाकई में अब सोचना पड़ेगा। और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता कर ये बोला भी है कि अब आत्ममंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।